बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। जी, सभी छात्रों और उम्मीदवारों का आज के इस महत्वपूर्ण अकादमिक सत्र में स्वागत है। बिल्कुल। आज हम अपनी एक नई अध्ययन श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस विस्तृत चर्चा का जो विषय है वो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की मूल बातें। यानी बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, प्रकृति के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। देखिए, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये विषय आगामी बिहार सरकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी। विशेष रूप से बीपीएससी हो गया या बीएसएससी, एसएससी, रेलवेज, एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं। बिल्कुल। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि परीक्षा का स्तर काफी बदल गया है। अब केवल सतही जानकारी या तथ्यों को रट लेने से काम नहीं चलता। आयोग अब वैचारिक स्पष्टता मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर अधिक जोर दे रहा है और विषयों के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। सही कहा। पारिस्थितिकी और पर्यावरण ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हर वर्ष अनिवार्य रूप से प्रश्न आते ही आते हैं। हमारा उद्देश्य इस सत्र के माध्यम से उन सभी अवधारणाओं को गहराई से स्पष्ट करना है ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी प्रश्न उम्मीदवारों के लिए अप्रत्याशित न हो। तो इस वैचारिक स्पष्टता को स्थापित करने के लिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। अक्सर तैयारी करने वाले छात्र जब अपना पाठ्यक्रम शुरू करते हैं तो वे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, हाँ, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच का वास्तविक अंतर क्या है? ये एक बहुत ही सामान्य और गंभीर भ्रांति है छात्रों में। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। मान लीजिए कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रंगमंच या स्टेज है। एक स्टेज की तरह। जी। इस रंगमंच पर मिट्टी, हवा, पानी, तापमान और प्रकाश जैसे निर्जीव चीजें मौजूद हैं। यह हमारा भौतिक परिवेश है। ठीक है। अंतःक्रियाओं मतलब इंटरैक्शंस का वैज्ञानिक अध्ययन है जो सजीवों के बीच आपस में होते हैं। और साथ ही उन जीवों का अपने उस भौतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है। बिल्कुल सही। सरल शब्दों में पर्यावरण हमारा परिवेश है, जबकि पारिस्थितिकी उन संबंधों का अध्ययन है जो उस परिवेश के भीतर पनपते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। अगर हम इस विषय के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो परीक्षाओं में अक्सर शब्दावलियों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं। जी हाँ। तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? इस तथ्य को उम्मीदवारों को अपनी अध्ययन सामग्री में अनिवार्य रूप से रेखांकित कर लेना चाहिए। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा वर्ष 1866 में गढ़ा गया था। एर्नस्ट हैकेल और 1886। जी। उन्होंने ग्रीक शब्द ओइकोस जिसका अर्थ है घर और लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, इन दोनों को मिलाकर इसे बनाया था। यानी मूल रूप से यह प्रकृति के घर का अध्ययन है। बिल्कुल। अर्नस्ट हैकेल और 1866 ये दोनों तथ्य बहुविकल्पीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से सीधे तौर पर प्रासंगिक हैं। तो अब अर्नस्ट हैकेल के इस प्रकृति के घर को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे संगठन के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इन स्तरों को उनके छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कई बार पूछा गया है। और छात्रों को इसे याद रखने में अक्सर कठिनाई होती है। देखिए, इस क्रम को रटने के बजाय अगर हम इसे एक मानसिक चित्र या मेंटर मूवी के रूप में देखें तो ये कभी नहीं भूलेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम एक फॉर्मूला या ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है OPCEBB। OPCEBB। आइए इस OPCEB को डिकोड करते हैं और इसे दृश्यमान बनाते हैं। चलिए। सबसे पहला है O यानी ऑर्गेनिज्म या जीव। कल्पना कीजिए कि जंगल में एक अकेला हिरण खड़ा है। ठीक है, एक अकेला हिरण। ये संगठन का सबसे बुनियादी और पहला स्तर है। एक एकल जीव। और जब उस अकेले हिरण के साथ उसी प्रजाति के कई अन्य हिरण आकर मिल जाते हैं तो वो पॉपुलेशन बन जाती है। बिल्कुल। एक ही स्थान पर रहने वाली एक ही प्रजाति के जीवों का समूह आबादी या पॉपुलेशन कहलाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब उस जंगल में केवल हिरणों की आबादी तो होगी नहीं, वहां बाघों की आबादी होगी, बंदरों की आबादी होगी, विभिन्न प्रकार के पेड़ों और पक्षियों की आबादी होगी। सही कहा। और जब ये सभी विभिन्न प्रजातियों की आबादियां एक ही क्षेत्र में एक साथ रहती हैं
और एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं, तो ये सी यानी कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। ये हमारा तीसरा स्तर है, समुदाय। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्युनिटी या समुदाय में अभी तक केवल सजीव चीजों की बात हो रही है, मतलब लिविंग थिंग्स की। जी। जब हम इस सजीव समुदाय में वहाँ के निर्जीव पर्यावरण को जोड़ देते हैं, जैसे कि वहाँ बहने वाली नदी, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता, सूर्य का प्रकाश और बारिश, तब जाकर हमारा चौथा स्तर बनता है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, जहां एक विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र फैले हुए हैं, तो वो पहला बी यानी बायोम कहलाता है। जैसे कि दुनिया भर के रेगिस्तान एक प्रकार का बायोम है, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक अलग बायोम है। एकदम सही। और अंततः जब हम पृथ्वी के उन सभी हिस्सों को मिला देते हैं जहां जीवन संभव है, चाहे वो पानी की गहराई हो, जमीन हो या हवा हो, तो वो अंतिम बी यानी बायोस्फीयर या जीव मंडल कहलाता है। तो ये पूरा क्रम बनता है: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। जी, यह एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक प्रगति है। अब इस क्रम के उस हिस्से पर विचार करते हैं जो हमारे आज के सत्र का मुख्य केंद्र है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल। अकादमिक रूप से इसे एक फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई कहा गया है, लेकिन इसे कार्यात्मक क्यों कहा जाता है? इसे कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है और काम कर सकती है। आत्मनिर्भर है मतलब यहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। जी, मुख्य रूप से हम पारिस्थितिकी तंत्र को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम। यह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा संचालित होता है। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बेहतरीन उदाहरण है घने जंगल, विशाल रेगिस्तान, सवाना घास के मैदान और महासागर या झीलें यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। दूसरी ओर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वे हैं जिन्हें मानव ने अपने लाभ या अपनी रुचि के लिए बनाया है और जिन्हें बनाए रखने के लिए मानव नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण है घरों में रखा जाने वाला एक्वेरियम, फसल के खेत यानी क्रॉप फील्ड और मानव निर्मित बगीचे। प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच का ये अंतर केवल परिभाषा तक सीमित नहीं है, इसके भेद्यता या वल्नरेबिलिटी को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। अगर एक जंगल में एक पेड़ गिर जाए तो जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप उसे संभाल लेगा। प्रकृति खुद को रीसेट कर लेती है। जी, लेकिन अगर एक किसान अपने फसल के खेत में 1 महीने तक पानी न दे या एक्वेरियम में फिल्टर काम करना बंद कर दे तो वो पूरा कृत्रिम तंत्र नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कृत्रिम तंत्र पूरी तरह से ऊर्जा और रखरखाव के लिए मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। सही। यह निर्भरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, परीक्षाओं के लिए इन कंपोनेंट्स का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक घटक। तो जैविक घटकों का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र के सभी सजीव तत्व। जी, इन्हें इनके काम के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले हैं उत्पादक या ऑटोट्रोफ्स, हरे पौधे और कुछ विशेष बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, जिन्हें हेट्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। अब उपभोक्ताओं के भीतर भी उपश्रेणियां हैं। हाँ, शाकाहारी यानी हर्बिवोर्स जो सीधे पौधों को खाते हैं, मांसाहारी या कार्निवोर्स जो शाकाहारियों का शिकार करते हैं, और सर्वाहारी मतलब ओमनिवोर्स, जैसे कि मनुष्य या भालू जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक जिसे अक्सर छात्र नजरअंदाज कर देते हैं, वे हैं अपघटक या डीकंपोजर्स। बैक्टीरिया और कवक यानी फंगी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सोच कर देखिए छात्रों, अगर अपघटक ना हो तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी मरे हुए जीवों और पेड़ों के ढेरों से पट जाएगी। बिल्कुल। अपघटक इन मृत जीवों को सड़ाकर उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा फिर से उपयोग किए जाते हैं। ये प्रकृति के परम रिसाइक्लर्स हैं।
और इसके समानांतर चलते हैं अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये वे निर्जीव तत्व हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ रहेगा। इसमें सूरज की रोशनी, तापमान, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की रासायनिक संरचना और हवा शामिल हैं। अजैविक घटकों को हम एक रिमोट कंट्रोल की तरह देख सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर किसी क्षेत्र का अजैविक घटक बदलता है, जैसे कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए और पानी बहुत कम हो जाए, तो वहां का पूरा जैविक स्वरूप बदल जाएगा। जी, वहां जंगल की जगह रेगिस्तानी पौधों और ऊंट जैसे जीव ही जीवित रह पाएंगे। यही जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का आधार है। अब इस संतुलन को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति ऊर्जा है। बिल्कुल, ऊर्जा ही वो ईंधन है जो इसे चलाता है। प्रकृति में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे प्रवाहित होती है, इसे समझने के लिए हम खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन और खाद्य जाल यानी फूड वेब का अध्ययन करते हैं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा या रेखीय पथ है, लीनियर फ्लो है। एक सरल खाद्य श्रृंखला को देखें तो घास जो कि उत्पादक है, उसे हिरन खाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता है, और हिरण को बाघ खाता है जो द्वितीयक या शीर्ष उपभोक्ता है। ये एक सीधी रेखा है। लेकिन प्रकृति इतनी सरल नहीं है। नहीं, वास्तविक पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिरण केवल घास नहीं खाता, वो झाड़ियां भी खाता है। बाघ केवल हिरण का शिकार नहीं करता, वो जंगली सूअर का भी शिकार कर सकता है। जब एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, तो उसे खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। और परीक्षाओं में इस ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा एक सबसे प्रमुख सिद्धांत बार बार पूछा जाता है, 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सभी उम्मीदवारों को ये भली भांति याद होना चाहिए कि ये नियम रेमंड लिंडेमैन द्वारा 1942 में दिया गया था। लिंडेमैन का ये 10% का नियम केवल एक गणितीय तथ्य नहीं है। ये प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करता है। जी, इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल से अगले पोषण स्तर तक जाती है, तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है और बाकी 90% ऊर्जा जीव के अपने श्वसन, पाचन और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। इसे संख्यात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है छात्रों के लिए। मान लीजिए कि एक घास के मैदान में पौधों ने सूर्य से 10,000 इकाइयां ऊर्जा प्राप्त की। जब टिड्डे या हिरण जैसे शाकाहारी जीव इन पौधों को खाएंगे, तो उन्हें उन 10,000 इकाइयों का केवल 10% ही मिलेगा, यानी 1,000 इकाइयां ही प्राप्त होंगी। इसके बाद जब कोई भेड़िया उस हिरण को खाएगा, तो उसे 1,000 का 10% मिलेगा, यानी सिर्फ 100 इकाइयां ऊर्जा। और अंततः जब एक बाघ उस भेड़िए का शिकार करेगा, तो उस तक केवल 10 इकाइयां ही पहुंचेंगी। इसी कारण से प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं आमतौर पर 3 या 4 स्तरों से आगे नहीं बढ़ती हैं। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा परभक्षी हो जो केवल बाघों का शिकार करता हो, तो उसे जीवित रहने के लिए इतनी भारी मात्रा में बाघों को खाना पड़ेगा, जो पारिस्थितिकी रूप से असंभव है, क्योंकि उस अंतिम स्तर तक ऊर्जा बचती ही नहीं है। एकदम सही। और इसी ऊर्जा प्रवाह, जीवों की संख्या और उनके कुल भार को जब हम एक ग्राफिक या चित्र के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। इसकी अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा दी गई थी। जी, पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इन तीनों में से जो तथ्य बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा प्रश्न है, वो ये है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? और इसका उत्तर है, यह हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा या इन्वर्टेड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यह भौतिकी के ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के नियमों पर आधारित है। जैसा कि हमने लिंडेमैन के नियम में देखा, ऊर्जा हमेशा आधार से लेकर शीर्ष की ओर कम होती जाती है। चूंकि ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और हर कदम पर ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए पिरामिड का आधार हमेशा सबसे चौड़ा होगा और शीर्ष हमेशा सबसे संकीर्ण होगा। इसे किसी भी परिस्थिति में उल्टा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो आधारभूत अवधारणाओं को कवर करने के बाद अब हम उन महत्वपूर्ण शब्दावलियों की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट यानी आवास और नीके की। इन दोनों में क्या अंतर है? यह एक बहुत ही वैचारिक बिंदु है। हैबिटेट या आवास किसी जीव का भौतिक पता है।
वह जगह जहां वो रहता है। जैसे कि शेर का आवास सवाना के जंगल है। लेकिन निके उस जीव का पेशा या उसकी कार्यात्मक भूमिका है। वो अपने आवास में क्या खाता है, कब सोता है, किन संसाधनों का उपयोग करता है और पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब मिलकर उसका निके बनाता है। एक ही आवास में कई प्रजातियां रह सकती हैं। जी, लेकिन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो अलग-अलग प्रजातियों का निके कभी भी एकदम समान नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो उनमें से एक प्रजाति को प्रतिस्पर्धा में हार कर बाहर होना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है इकोटोन। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन दो अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन होता है। इसे एक सीमा रेखा की तरह मत समझिए। नहीं, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो अलग-अलग दुनियाएं आपस में मिलती हैं और टकराती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैंग्रोव वन है, जहां समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा पानी आपस में मिलते हैं। या दलदली भूमि जहां जंगल और घास का मैदान मिलते हैं। इस इकोटोन क्षेत्र की एक विशेष खूबी ये होती है कि यहाँ प्रजातियों की विविधता या बायोडायवर्सिटी दोनों आसपास के पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसे पारिस्थितिकी में एज इफेक्ट कहा जाता है। सही कहा। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है कीस्टोन प्रजातियां। जिस तरह किसी पुरानी ईंटों की मेहराब में बीच की एक मुख्य ईंट होती है जिसे निकाल देने पर पूरी मेहराब गिर जाती है, वैसी ही भूमिका प्रकृति में कीस्टोन प्रजातियों की होती है। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पर उनका प्रभाव उनके अनुपात से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जंगल में बाघ। यदि बाघों को हटा दिया जाए तो शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि वे जंगल की सारी वनस्पति खा जाएंगे और अंततः पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही नष्ट हो जाएगा। और एक अंतिम महत्वपूर्ण शब्दावली है स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज। ये वे प्रजातियां हैं जो दुनिया में केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे कि मेडागास्कर के लेमोर या ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। इनका दायरा बहुत सीमित होता है, इसलिए इनके विलुप्त होने का खतरा भी सबसे अधिक होता है। इन स्थिर या स्टैटिक विषयों का अध्ययन करते समय छात्रों को ये नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न अब स्थिर ज्ञान को वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देखने लगा है। बिल्कुल, पारिस्थितिकी एक बहुत ही गतिशील विषय है। उम्मीदवारों को हाल ही में भारत सरकार या यूनेस्को द्वारा घोषित नए बायोस्फीयर रिजर्व की सूची पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां हाल ही में विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके निके और हैबिटेट के नुकसान के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। और वैश्विक स्तर पर आईपीसीसी की हालिया रिपोर्टों को देखना अनिवार्य है। आईपीसीजी स्पष्ट रूप से चर्चा कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा के पैटर्न, जो कि अजैविक घटक हैं, वे तेजी से बदल रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे इकोटोन क्षेत्रों की भेद्यता पर पड़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मैंग्रोव जैसे इकोटोन नष्ट हो रहे हैं। स्थिर ज्ञान को वर्तमान के इन जलवायु संबंधी पारिस्थितिक असंतुलन के मुद्दों से जोड़कर ही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इस व्यापक चर्चा के बाद आइए हम जांचते हैं कि परीक्षाओं में ये अवधारणाएं किस रूप में प्रश्न बनकर सामने आती हैं। चलिए हम एसएससी और बीपीएससी स्तर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार करते हैं, ताकि उम्मीदवार परीक्षा हॉल में परीक्षकों द्वारा बिछाए गए जाल से बच सकें। एक बहुत ही क्लासिक प्रश्न है जो बार बार दोहराया जाता है। परीक्षक प्रश्न पूछते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्रमशः कैसा होता है? इसके विकल्प अक्सर छात्रों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि सीधा और उल्टा, उल्टा और सीधा, या हमेशा उल्टा। और यहीं पर वो वैचारिक स्पष्टता काम आती है जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीदवार को यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भ्रमित नहीं होना है। सुनहरा नियम ये है कि ऊर्जा का पिरामिड चाहे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हो, वो हमेशा और हर परिस्थिति में सीधा ही होगा। इसी तरह का एक और भ्रमित करने वाला प्रश्न अक्सर आता है, जहां पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? विकल्पों में अर्नस्ट हेकल, चार्ल्स डार्विन और रेमंड लिंडेमैन के नाम एक साथ दिए जाते हैं। जो छात्र जल्दबाजी में होते हैं वे इकोलॉजी शब्द को देखकर हेकल पे टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना है कि हेकल ने 1866 में केवल शब्द गढ़ा था। 10% ऊर्जा प्रवाह का गणितीय नियम रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। और अंत में इकोटोन की परिभाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में विकल्प हो सकते हैं।
एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई जीवन नहीं है, या वह क्षेत्र जहां एक विशिष्ट प्रजाति विलुप्त हो गई है, या दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र? हमारी चर्चा के आधार पर यह एकदम स्पष्ट है कि इकोटोन हमेशा दो अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्रों के मिलने का क्षेत्र यानी संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां एज इफेक्ट के कारण जैव विविधता बहुत उच्च होती है। बिल्कुल। आज के इस अकादमिक सत्र के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मैं सभी उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट परीक्षा रणनीति नोट साझा करना चाहूंगी। ये बहुत जरूरी है। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। जब आप अपना रिवीजन करें तो 10% का नियम, ऊर्जा के पिरामिड की प्रकृति, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच का व्यवहारिक अंतर, हैबिटेट और नीके की परिभाषाओं के बीच का सूक्ष्म अंतर और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को प्राथमिकता दें। छात्रों को ये दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे इन प्रमुख बिंदुओं को बार-बार दोहराएं। बिना गहन रिवीजन के परीक्षा हॉल के दबाव में इन समान लगने वाली शब्दावलियों के बीच भ्रम पैदा होना बहुत आम बात है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण की ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन श्रृंखला हमारे अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम जैव विविधता और प्रदूषण जैसे विषयों पर इसी प्रकार गंभीर और परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण के साथ चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले हम आपके वैचारिक अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये प्रश्न हमारी आज की चर्चा के स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। आपको इन पर गहराई से विचार करना है। पहला प्रश्न, यदि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, तो क्या संख्या का पिरामिड कभी उल्टा हो सकता है? यदि हाँ, तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में? दूसरा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक सटीक और विस्तृत उदाहरण लें, जैसे कि एक धान का खेत, और सोचें कि उसमें अजैविक और जैविक घटकों का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। तीसरा, यदि आप किसी जीव को संरक्षित करना चाहते हैं, तो क्या केवल उसके आवास को बचाना पर्याप्त है, या उसके निके को समझना भी अनिवार्य है? इन प्रश्नों के उत्तर रटने के बजाय इनके पीछे के तर्क को समझने का प्रयास करें। अपने उत्तर अपनी नोटबुक्स में तैयार करें। निरंतर चिंतन और अभ्यास ही बीपीएससी और अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। इसी अकादमिक और विश्लेषणात्मक चर्चा के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करते हैं। सभी उम्मीदवारों को उनकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। अपना अध्ययन पूरी लगन के साथ जारी रखें। बिहार मैटर्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। निरंतर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।